आपका ज्यादा दयालु होना ही आपको नुकसान पहुंचता है। एक भावनात्मक शुरुआत कभी कभी हमारी सबसे अच्छी आदतें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। सोचिए उस पल के बारे में जब आपने किसी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपनी खुशी, अपना समय, अपनी ऊर्जा, और बदले में आपको मिला सिर्फ एक खालीपन। एक सवाल जो आपके मन में बार बार गूंजता रहा, मैंने क्या गलती की? यह कहानी उस इंसान की है जो हम में से हर एक के भीतर कहीं ना कहीं छिपा है। वह इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है। वह इंसान जो अपनी भावनाओं को दबाकर दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा दिखाता है। वह इंसान जो अपनी दयालुता में इतना खो जाता है कि उसे यह भूल जाता है कि उसकी भी अपनी जिंदगी है, अपनी जरूरतें हैं, अपने सपने हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही दयालुता, यही दूसरों को खुश करने की आदत, यही अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश आपको कहां ले जा रही है? क्या यह आपको आपके सपनों के करीब ला रही है, या फिर यह आपको उन लोगों के करीब ले जा रही है जो आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं? आपके हैटर्स, आपके दुश्मन, आपके प्रतिस्पर्धी, जो आपकी हर गलती, हर कमजोरी का इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उन आदतों की जो हमें कमजोर बनाती हैं और हमारे हैटर्स को मजबूत। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है आपके भीतर की उस सच्चाई तक जिसे आप शायद अनदेखा करते आए हैं। यह वीडियो आपको हिलाकर रख देगी, यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी, और सबसे जरूरी, यह आपको बदलने की प्रेरणा देगी। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो शायद आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे? चलिए शुरू करते हैं। एक भावनात्मक कहानी मिलिए रिया से। रिया एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए दूसरों की खुशी उसकी अपनी खुशी से ज्यादा मायने रखती थी। बचपन से ही रिया को सिखाया गया था, हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा दयालु बनो, और रिया ने इस सीख को अपने दिल में बसा लिया। स्कूल में वह अपनी कॉपी दोस्तों को दे देती, भले ही उसे खुद पढ़ना हो। कॉलेज में वह अपने प्रोजेक्ट का क्रेडिट दूसरों को दे देती, सिर्फ इसलिए कि वह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। और जब वह नौकरी करने लगी तो वह हर बार अपने सहकर्मियों की जिम्मेदारियां उठा लेती, भले ही इसका मतलब रात रात भर जागना हो। लेकिन एक दिन रिया को एहसास हुआ, उसने देखा कि जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया वे लोग उसकी कद्र नहीं करते। उसके सहकर्मी जिनके लिए उसने अपने प्रोजेक्ट छोड़े अब उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दोस्त जिनके लिए उसने अपनी जरूरतें दबाई अब उसे जरूरतमंद कहते थे। और उसका बॉस जिसके लिए उसने अपनी नींद कुर्बान की, उसने रिया की मेहनत का क्रेडिट किसी और को दे दिया। उस रात रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मेरी दयालुता मेरी कमजोरी बन गई है? क्या मैंने दूसरों को इतना ज्यादा दिया कि मैंने खुद को खो दिया? रिया की कहानी सिर्फ रिया की नहीं है, यह हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों को खुश करने में अपनी खुशियां भूल जाता है। यह उस इंसान की कहानी है जो अपनी भावनाओं को दबाकर दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा दिखाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सही है? क्या यह आपको वह सम्मान, वह प्यार, वह सफलता दे रहा है जिसके आप हकदार हैं? नंबर 1, दयालुता की ताकत और उसकी सीमाएं। दयालुता एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। यह वह भावना है जो हमें इंसान बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही दयालुता अगर हद से ज्यादा हो जाए तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है? मनोविज्ञान कहता है कि अत्यधिक दयालुता, जिसे पैथोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म कहा जाता है, हमें भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। जब हम दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान को खोने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं बिना अपनी सीमाएं तय किए, वे 60% ज्यादा तनाव और 40% ज्यादा बर्नआउट का शिकार होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दयालुता बुरी है। इसका मतलब यह है कि दयालुता के साथ साथ हमें अपनी सीमाएं तय करना सीखना होगा। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी दयालुता का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर क्या आपकी दयालुता आपके हैटर्स को और मजबूत बना रही है? नंबर 2, अत्यधिक दयालुता का नुकसान। दयालुता, यह शब्द सुनते ही मन में एक गर्माहट सी आती है ना? यह वह भावना है जो हमें इंसान बनाती है, वह ताकत जो हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही दयालुता अगर अपनी सीमा लांघ जाए तो आपके लिए एक जाल बन सकती है? एक ऐसा जाल जिसमें आप फंसते चले जाते हैं और आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, आपके दुश्मन, वे इसका फायदा उठाते हैं। आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। यह कहानी है अनिल की। अनिल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था, दूसरों की मदद करो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और अनिल ने इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। ऑफिस में वह हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करता। अगर कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा था तो अनिल रात रात भर जागकर उसे पूरा करता। अगर कोई सहकर्मी छुट्टी पर होता तो अनिल उसका काम भी अपने सिर ले लेता। लेकिन एक दिन अनिल को एक कड़वा सच पता चला। उसके एक सहकर्मी, जिसके लिए उसने कई बार अपने प्रोजेक्ट्स छोड़े, ने उसकी मेहनत का पूरा क्रेडिट ले लिया। अनिल का बॉस, जो उसकी मेहनत की तारीफ करने के बजाय उस सहकर्मी को प्रमोशन दे रहा था। अनिल ने जब इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसे जवाब मिला, तुम तो हमेशा दूसरों की मदद करते हो, तुम्हें तो इसकी आदत है। उस पल अनिल को एहसास हुआ कि उसकी दयालुता, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। अनिल की कहानी सिर्फ अनिल की नहीं है, यह हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी दयालुता में इतना खो जाता है कि वह अपनी जरूरतों, अपने हक को भूल जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या दयालुता वाकई में गलत है? नहीं, दयालुता गलत नहीं है। गलत है उसका अंधा इस्तेमाल। गलत है वह दयालुता जो आपको कमजोर बनाए, जो आपके हैटर्स को आप पर हावी होने का मौका दे। दयालुता एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। यह वह गुण है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब दयालुता अत्यधिक हो जाती है तो यह पैथोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म में बदल जाती है। यह वह स्थिति है जब आप दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों, अपने आत्मसम्मान और यहां तक कि अपनी मानसिक शांति को भी दांव पर लगा देते हैं। 2019 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग हमेशा दूसरों की मदद को प्राथमिकता देते हैं वे 60% ज्यादा तनाव और 40% ज्यादा बर्नआउट का शिकार होते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम बार बार दूसरों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं तो हम अपने भीतर एक खालीपन पैदा कर लेते हैं। यह खालीपन धीरे धीरे हमें कमजोर करता है और हमारे आसपास के लोग, चाहे वे हमारे हैटर्स हों, प्रतिस्पर्धी हों या फिर वे जो हमारी दयालुता का फायदा उठाते हैं, वे इस कमजोरी को भांप लेते हैं। सोचिए, जब आप अपने ऑफिस में हर बार अपने सहकर्मी की जिम्मेदारी उठाते हैं तो क्या होता है? वे आप पर निर्भर हो जाते हैं। वे आपकी मेहनत को अपनी सफलता का रास्ता बना लेते हैं और आप सिर्फ थकते जाते हैं। आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी ऊर्जा, सब कुछ दूसरों के लिए चला जाता है और आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। अब बात करते हैं माया की। माया एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और उसका दिल सोने जैसा था। गांव में कोई भी मुश्किल में होता तो माया सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती। चाहे पड़ोसी का खेत जोतना हो, चाहे किसी की शादी में खाना बनाना हो, माया हमेशा तैयार रहती। लेकिन एक दिन माया के गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार ने माया की दयालुता को देखा और उन्होंने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले तो माया को लगा कि वह सिर्फ मदद कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उस परिवार ने माया को अपने घर का नौकर जैसा समझ लिया। वे माया से हर छोटा बड़ा काम करवाने लगे। माया का समय, उसकी मेहनत, उसकी ऊर्जा, सब कुछ उस परिवार के लिए चला जाता और बदले में माया को मिली सिर्फ आलोचना। माया, तुमने ये सही नहीं किया। माया, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। माया के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी दयालुता ही मेरे लिए सजा बन गई? माया की कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाती है। दयालुता तभी कीमती है जब वह सही लोगों के लिए हो। अगर आप अपनी दयालुता को उन लोगों पर लुटाते हैं जो उसकी कद्र नहीं करते, तो आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा खोते हैं, बल्कि आप अपने हैटर्स को भी एक मौका देते हैं, आपको नीचे खींचने का मौका। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें दयालु बनना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दयालुता आपकी ताकत है, लेकिन इसे संतुलित करना सीखना होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्वस्थ दयालुता वही है जो आपकी अपनी जरूरतों को नजरअंदाज ना करे। इसे एसर्टिव एल्ट्रुइज्म कहते हैं। इसका मतलब है दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। नहीं कहना सीखो जब आपको लगे कि आपकी दयालुता का गलत फायदा उठाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी आपसे बार बार अपना काम करने को कहता है तो विनम्रता से कहें, मैं इस बार मदद नहीं कर सकता,
क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है। यह नहीं कहना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह आपको मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि आप अपनी कीमत जानते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी दयालुता को उन लोगों के लिए बचाए जो उसकी कद्र करते हैं। अपने दोस्तों, अपने परिवार, उन लोगों के लिए जो आपकी मदद को समझते हैं। क्योंकि जब आप अपनी दयालुता को सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो वह न सिर्फ दूसरों को प्रेरित करती है, बल्कि आपको भी मजबूत बनाती है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धी, वे हमेशा हमारी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं और अत्यधिक दयालुता उनकी नजरों में एक कमजोरी है। वे इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं तो आप और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा दयालु बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में आप खुद को और कमजोर करते जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी दयालुता का फायदा उठाए तो रुकिए, सोचिए, क्या यह व्यक्ति आपकी मदद की कद्र करता है या वह सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो अपनी दयालुता को वहां से हटा लीजिए, क्योंकि आपकी दयालुता कीमती है। इसे उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो इसका हक नहीं रखते। दयालुता आपका गहना है, लेकिन इसे सही लोगों के लिए संभाल कर रखें। अपनी सीमाएं तय करें, अपनी कीमत पहचानें, क्योंकि जब आप अपनी दयालुता को संतुलित करते हैं तो आप न सिर्फ अपने हैटर्स को जवाब देते हैं, बल्कि आप अपने आप को वह सम्मान देते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी दयालुता को एक ताकत में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं यह सीखने के लिए कि अपनी दयालुता को कैसे संतुलित करना है, ताकि यह आपके लिए एक बोझ न बने बल्कि एक प्रेरणा बने? नंबर 3, दूसरों को खुश करने की आदत। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी जिंदगी एक मंच बन गई है जहां आप हर समय दूसरों को खुश करने के लिए नाटक कर रहे हैं? उनकी मुस्कुराहट, उनकी तारीफ, उनकी स्वीकृति, यह सब कुछ आपके लिए इतना जरूरी हो गया है कि आप अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं को भूल गए हैं। इसे मनोविज्ञान में पीपल प्लीजिंग कहते हैं। यह वह आदत है जिसमें हम अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आदत आपको वह प्यार, वह सम्मान दिला रही है जिसकी आपको उम्मीद है, या फिर यह आपको धीरे धीरे खोखला कर रही है और आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धियों को मौका दे रही है कि वे आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाएं? आज हम बात करेंगे इस आदत की। हम जानेंगे कि यह आदत हमें कहां ले जाती है और कैसे यह हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। लेकिन सबसे जरूरी, हम यह भी सीखेंगे कि इस आदत को कैसे बदला जाए ताकि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकें। मिलिए रोहन से। रोहन एक ऐसा लड़का था जिसके लिए दूसरों की खुशी उसकी अपनी खुशी से ज्यादा मायने रखती थी। स्कूल में वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए अपनी चीजें छोड़ देता। अगर कोई उससे नोट्स मांगता तो रोहन अपनी पढ़ाई छोड़कर नोट्स दे देता। कॉलेज में वह अपने दोस्तों की हर बात मानता, भले ही उसे वह पसंद न हो। और जब वह नौकरी करने लगा तो उसने अपने सहकर्मियों और बॉस को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को एक तरफ रख दिया। रोहन को लगता था कि अगर वह दूसरों को खुश रखेगा तो उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन सच इसके उलट था। उसके दोस्त उसकी इस आदत का फायदा उठाने लगे। वे रोहन से हर छोटा बड़ा काम करवाते। रोहन ये कर दो, रोहन वो कर दो, और रोहन वह हमेशा हां कह देता। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसकी मेहनत का क्रेडिट ले लेते, क्योंकि वे जानते थे कि रोहन कभी विरोध नहीं करेगा। एक दिन रोहन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसका सहकर्मी, जिसने उस प्रोजेक्ट में कोई योगदान नहीं दिया था, उसने सारी तारीफ बटोर ली। रोहन चुप रहा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। लेकिन उस रात जब वह अकेले अपने कमरे में बैठा था तो उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या मैंने गलत किया? क्या मेरी यह आदत मुझे कमजोर बना रही है? रोहन की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो हमें प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन सच यह है कि जब हम अपनी जरूरतों को अनदेखा करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। और यही वह मौका है जब हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धी हमें कमजोर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। मनोविज्ञान में दूसरों को खुश करने की आदत को एक व्यवहार पैटर्न के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर बचपन से शुरू होता है। शायद आपको बचपन में सिखाया गया कि अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों की बात मानते हैं, या शायद आपको लगता था कि अगर आप दूसरों को खुश करेंगे
तो आपको स्वीकृति मिलेगी। लेकिन यह आदत जो बचपन में आपको प्यार दिलाती थी, अब आपकी जिंदगी को जटिल बना सकती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पीपल प्लीजिंग का व्यवहार हमारे दिमाग में डर से जुड़ा होता है। डर, रिजेक्शन का डर, आलोचना का डर, अकेले रह जाने का डर। जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें प्यार मिले, हमें स्वीकार किया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी पहचान, अपनी आवाज को दबा देते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, वे 70% ज्यादा चिंता और 50% ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम अपनी जरूरतों को अनदेखा करते हैं तो हम अपने भीतर एक तनाव पैदा करते हैं। यह तनाव धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म करता है और हमें कमजोर बनाता है। दूसरों को खुश करने की आदत एक जाल की तरह काम करती है। यह जाल इतना धीरे धीरे बनता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। पहले आप छोटी छोटी चीजें छोड़ते हैं, अपनी पसंदीदा फिल्म, अपनी पसंदीदा डिश, अपनी राय। फिर आप अपनी जरूरतों को छोड़ने लगते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी खुशी, और अंत में आप अपनी पहचान को ही छोड़ देते हैं। इस जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह आपके हैटर्स और प्रतिस्पर्धियों के लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है। वे आपकी इस आदत को भांप लेते हैं। वे जानते हैं कि आप नहीं कहेंगे। वे जानते हैं कि आप उनकी आलोचना को चुपचाप सह लेंगे, और इस तरह वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते हैं तो आपके सहकर्मी आप पर निर्भर हो जाते हैं। वे जानते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे और वे इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन आप सिर्फ थकते जाते हैं। आपकी मेहनत, आपका समय, सब कुछ दूसरों के लिए चला जाता है और आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों को खुश करना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, दूसरों को खुश करना बुरा नहीं है, लेकिन इसे अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस आदत को बदलने का पहला कदम है अपनी जरूरतों को पहचानना। सबसे पहले अपने आप से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? मेरे लिए क्या जरूरी है? यह सवाल आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करेगा। दूसरा कदम है नहीं कहना सीखें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। अगर कोई आपसे कुछ ऐसा मांगता है जो आपकी जरूरतों के खिलाफ हो तो विनम्रता से मना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपसे कहता है कि आप उसकी पसंद की फिल्म देखने चलें, लेकिन आपको कोई और फिल्म देखनी है, तो कहें, इस बार मैं अपनी पसंद की फिल्म देखना चाहता हूं, अगली बार हम तुम्हारी पसंद की देखेंगे। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालें। वह काम करें जो आपको खुशी दे, चाहे वह किताब पढ़ना हो, गाना सुनना हो, या बस थोड़ा अकेले समय बिताना हो। जब आप खुद को समय देंगे तो आप अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करेंगे। और हां, एक बात और, आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, वे हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी आवाज दबाते हैं तो आप उन्हें एक मौका देते हैं, आपको नीचे खींचने का मौका। लेकिन जब आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, जब आप नहीं कहना सीखते हैं, तो आप न सिर्फ अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने हैटर्स को भी एक साफ संदेश देते हैं, मैं अपनी कीमत जानता हूं। तो अगली बार जब आप खुद को दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतें दबाते हुए पाएं, तो रुकें, सोचें, क्या यह वाकई में जरूरी है? क्या यह आपको वह सम्मान दिला रहा है जिसके आप हकदार हैं? अगर जवाब नहीं है तो हिम्मत करें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी खुशी, आपका आत्मसम्मान, ये सब दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा कीमती है। दूसरों को खुश करना एक खूबसूरत गुण है, लेकिन यह तब तक खूबसूरत है जब तक यह आपको कमजोर न बनाए। अपनी जरूरतों को पहचानें, अपनी आवाज को मजबूत करें और अपने हैटर्स को दिखाएं कि आप अपनी कीमत जानते हैं। क्योंकि जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर इंसान देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस जाल से बाहर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए? नंबर 4, अपनी भावनाओं को दबाने की आदत। कभी कभी हमारे दिल में एक तूफान चल रहा होता है, गुस्सा, दुख, डर या शायद एक अनकही चाह। लेकिन हम उस तूफान को बाहर निकालने के बजाय उसे अपने भीतर दबा लेते हैं। हम मुस्कुराते हैं,
दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा दिखाते हैं और कहते हैं सब ठीक है, लेकिन क्या सचमुच सब ठीक होता है? अपनी भावनाओं को दबाने की आदत, ये एक ऐसी आदत है जो हमें धीरे धीरे खोखला कर देती है। ये हमें कमजोर बनाती है, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, और सबसे खतरनाक बात, यह हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धियों को मौका देती है कि वे हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाएं। आज हम बात करेंगे इस आदत की। हम जानेंगे कि यह हमें कहां ले जाती है और कैसे हम इसे बदलकर अपनी ताकत को वापस पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद आपके दिल को छू जाए। मिलिए नेहा से। नेहा एक ऐसी लड़की थी जिसे बचपन से सिखाया गया था कि अपनी भावनाओं को जाहिर करना कमजोरी की निशानी है। रोना मत, मजबूत बनो, गुस्सा मत दिखाओ, शांत रहो। नेहा ने इन सीखों को अपने दिल में बसा लिया। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, चाहे उसके भीतर कितना ही दर्द क्यों ना हो। स्कूल में जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते तो नेहा चुप रहती। वह सोचती, अगर मैं कुछ कहूंगी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। कॉलेज में जब उसका प्रोफेसर उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता तो नेहा अपनी निराशा को दबा लेती, और जब वह नौकरी करने लगी तो उसने अपने सहकर्मियों के अपमानजनक व्यवहार को भी चुपचाप सह लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नेहा को हिलाकर रख दिया। उसके ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग चल रही थी। नेहा ने उस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन जब मीटिंग में उसका सहकर्मी, जिसने उस प्रोजेक्ट में कोई योगदान नहीं दिया था, ने सारी तारीफ बटोर ली तो नेहा के भीतर कुछ टूट गया। वह गुस्से से भरी थी, दुखी थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुप रही। उस रात नेहा अपने कमरे में अकेली थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्यों मैं हमेशा चुप रहती हूं? क्यों मैं अपने गुस्से, अपने दर्द को बाहर नहीं निकालती? क्या मेरी यह आदत मुझे कमजोर बना रही है? नेहा का मौन, जो उसे बचपन से मजबूत बनाता दिखता था, अब उसका सबसे बड़ा बोझ बन गया था। नेहा की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सोचते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने से हम मजबूत दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि यह मौन हमें कमजोर बनाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को खत्म करता है और हमारे हैटर्स को मौका देता है कि वे हमें और नीचे खींचें। मनोविज्ञान कहता है कि अपनी भावनाओं को दबाना, जिसे इमोशनल सप्रेशन कहा जाता है, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जब हम अपने गुस्से, दुख या डर को दबाते हैं तो वह हमारे भीतर जमा होता जाता है। यह एक दबाव कुकर की तरह है। अगर आप उसका ढक्कन नहीं खोलते तो वह एक दिन फट सकता है। 2021 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग अपनी भावनाओं को नियमित रूप से दबाते हैं वे 50% ज्यादा तनाव और 30% ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, ये आदत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ये सब भावनाओं को दबाने के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान, यह आदत हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो हम अपनी आवाज को दबाते हैं। हम यह संदेश देते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारी जरूरतें मायने नहीं रखती, और यही वह मौका है जब हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धी हमें कमजोर समझकर हम पर हावी हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को दबाने की आदत एक जाल की तरह काम करती है। यह जाल धीरे धीरे बनता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। शायद आपको बचपन में सिखाया गया कि रोना कमजोरी है, या शायद आपको लगता था कि अगर आप अपनी भावनाएं जाहिर करेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन इस जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह आपके हैटर्स को एक हथियार देता है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो आप अपने हैटर्स को यह मौका देते हैं कि वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाएं। वे जानते हैं कि आप चुप रहेंगे, वे जानते हैं कि आप उनके अपमान को सह लेंगे, और इस तरह वे आपको और नीचे खींचते हैं, जबकि आप अपने भीतर के दर्द को और गहरा करते जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी के अपमानजनक व्यवहार को चुपचाप सहते हैं तो आप उसे और हिम्मत देते हैं। वह सोचता है कि वह आपके साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि आप तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप अपने आत्मसम्मान को खोते जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी हर भावना को सबके सामने जाहिर कर देना चाहिए? नहीं। भावनाओं को व्यक्त करना एक कला है और इसे सही तरीके से सीखना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने के लिए 3 कदम हैं। पहला कदम, अपनी भावनाओं को पहचानें। अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? गुस्सा, दुख,
डर, अपनी भावनाओं को नाम दें। यह आपको उन्हें समझने में मदद करेगा। दूसरा कदम, उन्हें व्यक्त करने का एक सुरक्षित तरीका ढूंढें। यह तरीका आपकी डायरी में लिखना हो सकता है, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना हो सकता है, या किसी थेरेपिस्ट से सलाह लेना हो सकता है। तीसरा कदम, जब जरूरी हो अपनी भावनाओं को सही तरीके से जाहिर करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी आपका अपमान करता है तो शांत लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहें, मुझे आपका यह व्यवहार ठीक नहीं लगा, कृपया इसे दोहराएं नहीं। यह न सिर्फ आपके आत्मसम्मान को मजबूत करता है, बल्कि आपके हैटर्स को भी एक साफ संदेश देता है कि आप अपनी कीमत जानते हैं। और हां, एक बात और, आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, वे हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो आप उन्हें एक मौका देते हैं, आपको और नीचे खींचने का मौका। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करते हैं तो आप न सिर्फ अपने भीतर की ताकत को जगाते हैं, बल्कि अपने हैटर्स को भी दिखाते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं। तो अगली बार जब आप अपने गुस्से, अपने दुख को दबाने की कोशिश करें तो रुकें, सोचें, क्या यह मौन आपको मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है तो हिम्मत करें, अपनी आवाज उठाएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि आपकी भावनाएं मायने रखती हैं, आप मायने रखते हैं। अपनी भावनाओं को दबाना आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह आपको कमजोर करता है। अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें व्यक्त करें और अपनी ताकत को वापस पाएं, क्योंकि जब आप अपनी आवाज को मजबूत करते हैं तो आप न सिर्फ अपने हैटर्स को जवाब देते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के तूफान को बाहर निकालने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए? नंबर 5, प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा, अरे ये तो मुझसे कुछ नहीं कर सकता? या फिर क्या आपने कभी अपने प्रतिस्पर्धी को इतना हल्के में लिया कि आपको बाद में पछताना पड़ा? ये एक ऐसी आदत है जो हमें लगता है कि हमें मजबूत बनाती है, लेकिन असल में यह हमें कमजोर करती है। यह हमें अंधा कर देती है और हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धियों को मौका देती है कि वे हमसे आगे निकल जाएं। प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना, यह एक ऐसी गलती है जो हमें महंगी पड़ सकती है। यह हमें न सिर्फ हमारी सफलता से दूर ले जाती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाती है। आज हम बात करेंगे इस आदत की। हम जानेंगे कि यह हमें कहां ले जाती है और कैसे हम इसे बदलकर अपने रास्ते की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद आपको अपने जीवन की कुछ गलतियों की याद दिलाए। मिलिए अर्जुन से। अर्जुन एक प्रतिभाशाली लड़का था। स्कूल में वह हर खेल में अव्वल था। उसकी तेजी, उसका आत्मविश्वास, उसकी मेहनत, सब कुछ उसे सबसे अलग बनाता था। लेकिन अर्जुन की एक आदत थी, वह अपने प्रतिस्पर्धियों को कम आंकता था। उसे लगता था कि कोई भी उससे बेहतर नहीं हो सकता। जब अर्जुन कॉलेज पहुंचा तो उसने अपने सहपाठियों को भी हल्के में लिया। वह सोचता था, ये लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। लेकिन कॉलेज में एक नया लड़का आया, विकास। विकास शांत था, मेहनती था और अपनी रणनीति में माहिर था। अर्जुन ने विकास को नजरअंदाज किया। उसने सोचा, यह तो बस एक साधारण सा लड़का है, मुझे इससे क्या डरना। लेकिन जब कॉलेज की वार्षिक प्रतियोगिता का समय आया तो विकास ने सबको चौंका दिया। उसने न सिर्फ अर्जुन को हराया, बल्कि कॉलेज का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीत लिया। अर्जुन हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। उसने विकास को कम आंका था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब अर्जुन ने नौकरी शुरू की तो उसने फिर वही गलती दोहराई। ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया, राहुल। राहुल चुपचाप काम करता था, लेकिन अर्जुन को लगा कि वह कोई खास नहीं है। अर्जुन ने राहुल को नजरअंदाज किया, उसकी मेहनत को हल्के में लिया। लेकिन जब प्रमोशन का समय आया तो राहुल को वह अवसर मिला जो अर्जुन को मिलना चाहिए था। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, मैंने क्या गलती की? क्यों मैं बार बार हार रहा हूं? तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपने प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना। उसने सोचा कि वह सबसे बेहतर है, लेकिन उसने यह भूल गया कि हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। अर्जुन की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सोचते हैं कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर हैं। हम उनकी मेहनत, उनकी रणनीति को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने आप को कमजोर करते हैं और अपने हैटर्स, अपने प्रतिस्पर्धियों को मौका देते हैं कि वे हमसे आगे निकल जाएं।
मनोविज्ञान में प्रतिस्पर्धियों को कम आंकने की आदत को अति आत्मविश्वास पक्षपात कहा जाता है। यह तब होता है जब हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और दूसरों की ताकत को नजरअंदाज करते हैं। यह एक ऐसी मानसिक गलती है जो हमें लगता है कि हमें मजबूत बनाती है, लेकिन असल में यह हमें कमजोर करती है। 2020 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक 65% लोग अपने प्रतिस्पर्धियों को कम आंकने की गलती करते हैं, जिसके कारण वे अपने लक्ष्यों से चूक जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम दूसरों को कम आंकते हैं तो हम अपनी तैयारी, अपनी रणनीति पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो वैसे भी जीत जाएंगे, लेकिन यही वह मौका है जब हमारे प्रतिस्पर्धी हमसे आगे निकल जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, यह आदत हमारे हैटर्स को एक हथियार देती है। वे हमारी इस कमजोरी को भांप लेते हैं। वे जानते हैं कि हम उनकी ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं और इस तरह वे चुपके से अपनी रणनीति बनाते हैं और हमसे आगे निकल जाते हैं। प्रतिस्पर्धियों को कम आंकने का जाल धीरे धीरे बनता है। यह तब शुरू होता है जब हम अपनी सफलताओं पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि हम दूसरों की ताकत को देखना बंद कर देते हैं। शायद आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे हैं। शायद आपको लगता है कि कोई आपसे बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन इस सोच में आप एक खतरनाक गलती कर रहे हैं। यह जाल तब और गहरा होता है जब हम अपने हैटर्स को नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं वे तो बस जलन में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धी हमेशा हमारी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं और जब हम उन्हें कम आंकते हैं तो हम उन्हें वह मौका दे देते हैं जिसका वे इंतजार कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी को कम आंकते हैं तो आप उनकी मेहनत, उनकी रणनीति को नजरअंदाज करते हैं। आप सोचते हैं कि वे आपसे बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन जब वे आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं या आपके बॉस के सामने आपसे बेहतर साबित हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने गलती की। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रतिस्पर्धियों से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना गलत है, लेकिन उनसे डरना भी सही नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस आदत को बदलने के लिए 3 कदम हैं। पहला कदम, अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत को पहचानें। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। उनके काम को, उनकी मेहनत को, उनकी रणनीति को समझें। यह आपको उनकी ताकत का सम्मान करना सिखाएगा। दूसरा कदम, अपनी रणनीति को मजबूत करें। अगर आप जानते हैं कि आपका प्रतिस्पर्धी मेहनती है तो आप भी अपनी मेहनत को दोगुना करें। अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी ताकत को और निखारें। तीसरा कदम, सतर्क रहें। अपने हैटर्स, अपने प्रतिस्पर्धियों की हरकतों पर नजर रखें। यह नहीं कि आप उनसे डरें, बल्कि यह कि आप उनकी रणनीति को समझें। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप कभी भी उनकी चाल में नहीं फंसेंगे। और हां, एक बात और, आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, वे हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। जब आप उन्हें कम आंकते हैं तो आप उन्हें एक मौका देते हैं, आपको पीछे छोड़ने का मौका। लेकिन जब आप उनकी ताकत को पहचानते हैं, अपनी रणनीति को मजबूत करते हैं और सतर्क रहते हैं, तो आप न सिर्फ अपने आप को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने हैटर्स को भी एक साफ संदेश देते हैं, मैं तैयार हूं। तो अगली बार जब आप अपने प्रतिस्पर्धी को कम आंकने की सोचें तो रुकें, सोचें, क्या यह आपको मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है तो हिम्मत करें, उनकी ताकत को समझें, अपनी रणनीति बनाएं और सतर्क रहें। क्योंकि जब आप अपने प्रतिस्पर्धियों का सम्मान करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं, बल्कि अपने हैटर्स को भी जवाब देते हैं। प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह आपको कमजोर करता है। उनकी ताकत को पहचानें, अपनी रणनीति को मजबूत करें और सतर्क रहें। क्योंकि जब आप सतर्क और तैयार रहते हैं तो आप न सिर्फ अपने हैटर्स को जवाब देते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई ऊंचाई देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए? नंबर 6, खुद को कम आंकना। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन होता है। वह आवाज जो हमारे भीतर गूंजती है और कहती है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे। यह आवाज हमें रोकती है, हमें पीछे खींचती है और हमें अपनी असली ताकत को देखने से रोकती है। खुद को कम आंकना यह एक ऐसी आदत है जो हमें धीरे धीरे खोखला कर देती है। यह हमारे आत्मविश्वास को चुरा लेती है, हमें अपने सपनों से दूर ले जाती है और सबसे खतरनाक बात,
यह हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धियों को मौका देती है कि वे हमारी कमजोरी का फायदा उठाएं। आज हम बात करेंगे इस आदत की। हम जानेंगे कि यह हमें कहां ले जाती है और कैसे हम इसे बदलकर अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद आपके भीतर की उस आवाज को जगा दे। मिलिए प्रिया से। प्रिया एक ऐसी लड़की थी जिसके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। स्कूल में वह हर विषय में अव्वल थी। उसकी टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। लेकिन प्रिया के मन में एक डर हमेशा रहता था, मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना लोग सोचते हैं। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से कम है। जब प्रिया कॉलेज पहुंची तो उसकी यह आदत और गहरी हो गई। कॉलेज में एक नाटक प्रतियोगिता थी। प्रिया को अभिनय का बहुत शौक था, लेकिन जब उसे मुख्य भूमिका का प्रस्ताव मिला तो उसने मना कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं असफल हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं इसके लायक नहीं हूं। उसकी जगह एक दूसरी लड़की ने वह भूमिका निभाई और उसने सबका दिल जीत लिया। जब प्रिया ने नौकरी शुरू की तो उसने फिर वही गलती दोहराई। उसके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट था और उसके बॉस ने उसे उसकी जिम्मेदारी देने का फैसला किया, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगी। उस प्रोजेक्ट को एक सहकर्मी ने लिया और उसने इसे इतनी अच्छी तरह पूरा किया कि उसे प्रमोशन मिल गया। उस रात प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्यों मैं हमेशा खुद को कम आंकती हूं? क्यों मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती? प्रिया का यह डर जो उसे बचपन से सताता था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। प्रिया की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सोचते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने सपनों को, अपने अवसरों को, अपनी ताकत को खो देते हैं। और यही वह मौका है जब हमारे हैटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धी हमें पीछे छोड़ देते हैं। मनोविज्ञान में खुद को कम आंकने की आदत को लो सेल्फ एस्टीम या इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। यह वह स्थिति है जब हमें लगता है कि हम अपनी सफलताओं के लायक नहीं हैं। हमें लगता है कि हमारी उपलब्धियां सिर्फ संयोग हैं या हम जल्द ही असफल हो जाएंगे। 2022 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक 70% लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, कि वे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन यह सोच हमें कमजोर करती है। और सबसे खतरनाक बात, जब हम खुद को कम आंकते हैं तो हम अपने हैटर्स को एक मौका देते हैं। वे हमारी इस कमजोरी को भांप लेते हैं। वे जानते हैं कि हम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते और इस तरह वे हमें आसानी से पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही अपने मन में हार मान चुके होते हैं। खुद को कम आंकने का जाल धीरे धीरे बनता है। यह तब शुरू होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। शायद आपको बचपन में बताया गया कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। शायद आपको लगता था कि आपके दोस्त, आपके सहकर्मी आपसे बेहतर हैं। इस सोच में आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जाल तब और गहरा होता है जब हम अपने हैटर्स की बातों को सच मान लेते हैं। वे कहते हैं, तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, और हम उनकी बातों को अपने मन में बिठा लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद वे सही हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने आप को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लेने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप असफल हो जाएंगे, तो आप अपने सहकर्मियों को वह अवसर दे देते हैं। वे आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपकी जगह आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कमियों को अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। खुद को कम आंकना गलत है, लेकिन अपनी ताकत को पहचानना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस आदत को बदलने के लिए 3 कदम हैं। पहला कदम, अपनी ताकत को पहचानें। एक कागज लें और अपनी सारी उपलब्धियां लिखें, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हों। यह आपको यह याद दिलाएगा कि आपने कितना कुछ हासिल किया है। दूसरा कदम, तुलना करना बंद करें। हर इंसान का सफर अलग होता है। आपकी ताकत, आपकी कहानी सिर्फ आपकी है। इसे दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कदम, छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको लगता है कि आप किसी बड़े अवसर के लायक नहीं हैं, तो छोटे अवसरों से शुरुआत करें। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और धीरे धीरे आप उस आवाज को चुप कर देंगे जो आपको कहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। और हां, एक बात और, आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, वे हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो आप उन्हें एक मौका देते हैं, आपको नीचे खींचने का मौका।
लेकिन जब आप अपनी ताकत को पहचानते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, तो आप अपने हैटर्स को एक साफ संदेश देते हैं, मैं अपनी कीमत जानता हूं। तो अगली बार जब आपके मन में वह आवाज आए जो कहे कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो रुकें, सोचें, क्या यह आवाज सच बोल रही है या यह सिर्फ आपके डर की आवाज है? अगर जवाब डर है तो हिम्मत करें, अपनी ताकत को पहचानें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। खुद को कम आंकना आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह आपको कमजोर करता है। अपनी ताकत को पहचानें, तुलना करना बंद करें और छोटे छोटे कदम उठाएं, क्योंकि जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो आप न सिर्फ अपने हैटर्स को जवाब देते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ताकत को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आवाज को चुप करने के लिए जो आपको कहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं? नंबर 7, निष्कर्ष और प्रेरणा। हमने एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई तक ले गई। हमने देखा कि कैसे हमारी कुछ आदतें जो हमें लगता है कि हमें मजबूत बनाती हैं, असल में हमें कमजोर करती हैं। हमने जाना कि कैसे हमारी अत्यधिक दयालुता, दूसरों को खुश करने की चाह, अपनी भावनाओं को दबाना, प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना और खुद को कम आंकना, ये सब हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये आदतें न सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे हैटर्स, हमारे दुश्मनों, हमारे प्रतिस्पर्धियों को मौका देती हैं कि वे हम पर हावी हो जाएं। लेकिन यह यात्रा सिर्फ हमारी कमजोरियों को उजागर करने की नहीं थी। यह यात्रा थी उस ताकत को खोजने की जो हमारे भीतर छिपी है। यह यात्रा थी उस आवाज को जगाने की जो हमें कहती है, तुम पर्याप्त हो, तुम ताकतवर हो, तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आज जब हम इस यात्रा के अंत पर खड़े हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी उन आदतों को बदलने के लिए जो आपको पीछे खींच रही हैं? क्या आप तैयार हैं अपने हैटर्स को जवाब देने के लिए, अपने प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देने के लिए, और सबसे जरूरी अपने आप को वह सम्मान देने के लिए जिसके आप हकदार हैं? चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस यात्रा में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि दयालुता एक खूबसूरत गुण है, लेकिन इसे संतुलित करना जरूरी है। अपनी दयालुता को उन लोगों के लिए बचाएं जो उसकी कद्र करते हैं, उन लोगों पर इसे बर्बाद न करें जो इसका गलत फायदा उठाते हैं। हमने जाना कि दूसरों को खुश करने की आदत हमें कमजोर बनाती है। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें, नहीं कहना सीखें, क्योंकि जब आप अपनी आवाज को मजबूत करते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। हमने जाना कि अपनी भावनाओं को दबाना हमें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह हमें कमजोर करता है। अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें, क्योंकि आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। हमने जाना कि प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना हमें महंगा पड़ सकता है। उनकी ताकत को पहचानें, अपनी रणनीति को मजबूत करें और सतर्क रहें, क्योंकि जब आप सतर्क रहते हैं तो आप अपने हैटर्स को कोई मौका नहीं देते। और सबसे जरूरी, हमने जाना कि खुद को कम आंकना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अपनी ताकत को पहचानें, तुलना करना बंद करें और छोटे छोटे कदम उठाएं, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद असली सवाल यह है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप वही पुरानी आदतों में फंसे रहेंगे, या फिर क्या आप एक नई शुरुआत करेंगे? एक ऐसी शुरुआत जहां आप अपनी दयालुता को संतुलित करेंगे, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अपने प्रतिस्पर्धियों का सम्मान करेंगे और सबसे जरूरी, अपनी ताकत को पहचानेंगे। यह आसान नहीं होगा, बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर छोटा कदम जो आप अपनी बेहतरी के लिए उठाएंगे आपको उस जिंदगी के करीब ले जाएगा जिसके आप हकदार हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने हैटर्स की परवाह नहीं करेंगे, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देंगे, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने आप को वह प्यार और सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। तो आज से, अभी से, इस पल से एक वादा करें, अपने आप से वादा करें कि आप अपनी आदतों पर काम करेंगे, कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे, कि आप अपने हैटर्स को जवाब देंगे, न कि अपनी चुप्पी से, बल्कि अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से। चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। यह कहानी है अमन की। अमन एक साधारण गांव का लड़का था। वह हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था। वह अपनी भावनाओं को दबाता था, वह अपने प्रतिस्पर्धियों को कम आंकता था
और सबसे जरूरी वह खुद को कम आंकता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। अमन ने अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी दयालुता को संतुलित किया। उसने नहीं कहना सीखा। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत को पहचाना और अपनी रणनीति को मजबूत किया। और सबसे जरूरी, उसने अपनी ताकत को पहचाना। आज अमन अपने गांव का एक प्रेरणा स्रोत है। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसके हैटर्स, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करते हैं। उसके प्रतिस्पर्धी, जो पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उससे सीखते हैं। और सबसे जरूरी, अमन ने खुद को वह प्यार और सम्मान दिया जिसके वह हकदार था। अमन की कहानी आपकी कहानी हो सकती है। बस एक कदम उठाएं, एक छोटा सा बदलाव करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, आपके दुश्मन, ये सब सिर्फ आपके रास्ते के पत्थर हैं। वे आपको रोक सकते हैं अगर आप उन्हें रोकने देंगे। लेकिन अगर आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे और अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो आज, अभी, इस पल में उठिए, अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मैं इसे कैसे हासिल करूंगा। अपनी दयालुता को संतुलित करें, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपने प्रतिस्पर्धियों का सम्मान करें और सबसे जरूरी, अपनी ताकत को पहचानें। क्योंकि आप वो नहीं हैं जो आपके हैटर्स कहते हैं, आप वो हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक न्योता है। एक न्योता अपनी जिंदगी को बदलने का, एक न्योता अपने आप को वह सम्मान देने का जिसके आप हकदार हैं। तो क्या आप इस न्योते को स्वीकार करेंगे? क्या आप तैयार हैं एक नई शुरुआत करने के लिए? याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी कहानी है। इसे अपने तरीके से लिखें, अपने हैटर्स को जवाब दें, अपने प्रतिस्पर्धियों को चुनौती दें और अपने आप को वह प्यार दें जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि आप पर्याप्त हैं, आप ताकतवर हैं और आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।